नमस्ते। आप सभी को हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सभी को जिन महानुभाव का मार्गदर्शन मिलने वाला है, आप हैं श्रीमती शीला मिश्रा जी, सांख्यिकी के प्रोफेसर और उत्कृष्टता केंद्र में प्रधान अन्वेषक परियोजना विश्वविद्यालय में जैव सांख्यिकी और पूर्व प्रमुख सांख्यिकी विभाग के संस्थापक समन्वयक, लखनऊ उत्तर प्रदेश। भारत में 3 से अधिक 3 साल के बहुमुखी शैक्षणिक सर्वेक्षण, नमूनाकरण, लिंग मुद्दों के विशेषज्ञता के साथ साथ सामाजिक और सामुदायिक सेवा का अनुभव, बायोस्टैटिस्टिक्स, सतत विकास का लक्ष्य, स्व प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम, नेतृत्व कौशल, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, आध्यात्मिक आदि व सबसे अधिक निर्वाचित सदस्य हैं। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान नीदरलैंड SDG 2030 की निगरानी में यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है आपने। और बहुत इस प्रकार का कई सारे आपके अचीवमेंट हैं। यूजीसी, यूनिसेफ, पीजीबीएस, आईएएस, पीआईटी के प्रमुख परियोजना निगरानी योजना और आपदा जोखिम प्रबंधन, मूल्य आधारित, समग्र और विकासशील के लिए छात्रों में पर्यावरण के अनुकूल रवैया, उसके नैतिकता, मूल्यों और पाठ्यक्रम पे आपने कई सारे काम हैं आपके। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स की महिलाओं के विंग द्वारा उत्कृष्ट सेवाओं में महिलाओं के लिए वाणिज्य और उद्योग और भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र पुरस्कार 2019 यूपी सरकार द्वारा आपकी सब पुस्तक भगिनी निवेदिता के लिए है, उन्हें लाइफ टाइम के सम्मानित किया गया है। और भी कई सारे पुरस्कार हैं आपके। बीआईपी द्वारा प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पुरस्कार 2018, बीएम अवस्थी उत्कृष्ट शैक्षणिक सामाजिक सेवा सम्मान 2017, जनमानस राष्ट्र सेवा सम्मान 2016, उत्तर प्रदेश गौरव पुरस्कार 2014, भारतीय ज्ञान और दर्शन के एक बहुत बेहतर दुनिया बनाने के लिए कुछ नाम, अन्य उनके कई लेखों और हाल ही में 2019 में प्रकाशित पुस्तक विलक्षण विवेकानंद में, मतलब इस प्रकार की कई सारी उपलब्धियां आपके नाम पे हैं। मैं डिटेल जो है एक बार मैं डाल दूंगा, और भी कई सारे। तो ये बहुत सौभाग्य है मेरा और स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत पूरे टीम की ओर से, और जो भी कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं कि इतने प्रबुद्ध लोगों को मार्गदर्शन हम सभी को मिलेगा। आप बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और आभार है स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत पूरे टीम की ओर से। धन्यवाद। नमस्कार। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, और उनके माध्यम से हम जिन सभी भाइयों और बहनों तक पहुंच पा रहे हैं उन सभी को मेरा सादर प्रणाम, अभिनंदन। आज बड़ा शुभ दिन है और इस शुभ दिन पर हम आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सबसे पहले बधाई देना चाहेंगे। और ऐसे योगेश्वर कृष्ण के बारे में ध्यान करते हुए आज का जो विषय है उस पर चिंतन करना बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि आज का विषय हमने रखा है आत्मनिर्भर भारत और सामाजिक उद्यमिता। योगेश्वर कृष्ण के जीवन पर यदि दृष्टि डालते हैं तो जहां जन्मे वहां रहे नहीं, जहां रहे पले पढ़े वहां टिके नहीं, और जहां गए वहीं पर अपना परिवार बना लिया। अर्थात सही अर्थों में यदि भारत का जो दर्शन है वसुधैव कुटुंबकम, उसका पूरा का पूरा जो उन्होंने जीवन में समन्वय करके दिखाया, आज उनके इस जन्म दिवस के अवसर पर हम इस पर चर्चा करेंगे। इसलिए हम लोगों को सभी को उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करनी है कि इस विषय को हम आगे कैसे बढ़ाएं, क्योंकि ये सामाजिक उद्यमिता अपने आप में लगता है कि कोई नया विषय है। हम सभी औद्योगिक उद्यमिता के बारे में सुनते आए हैं, आर्थिक उद्यमिता के बारे में सुनते हैं, यहाँ तक कि शैक्षिक उद्यमिता के बारे में भी बातचीत करते हैं, परंतु ये सामाजिक उद्यमिता ये क्या मुद्दा है और क्यों आज इसको विषय के रूप में हम लोगों ने आप लोगों के साथ साझा करने के लिए सोचा। विचार कुछ यूं आया। 2-3 वर्ष पहले माननीय गोविंदाचार्य जी एक कार्यक्रम में अपना उद्बोधन दे रहे थे। नमस्ते। और उस उद्बोधन में उन्होंने जब चर्चा किया तो ये चर्चा भी आई कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो अचानक उठ करके पता नहीं क्या मन में आया, मैंने पूछा कि बेटी को पढ़ाओ तो, परंतु क्या पढ़ाओ? क्या वही सब कुछ पढ़ाओ जो पढ़ करके पूरे विश्व में और यहाँ तक कि भारत में प्रति घंटे एक छात्र आत्महत्या की तरफ अग्रसरित हो जाता है। यानी ऐसी शिक्षा जिस शिक्षा से हम अपने जीवन की संभाल भी नहीं कर सकते, और न केवल छात्र जीवन, विद्यार्थी जीवन में, वरन जब हम अपने कार्य क्षेत्र में पहुंचते हैं, जब हम समाज के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान करने के लिए पहुंचते हैं,
तो वहाँ का जो प्रेशर, वो दबाव, वो कार्य प्रणाली और वहाँ पर जो एडजस्टमेंट की समस्या आ रही है, उसको दबाव को सहन न कर पाने में हम कई बार अपने आप को बेबस पाते हैं। अभी हाल ही में आप सभी ने देखा, बॉलीवुड का एक उभरता हुआ सितारा जो हर तरह से योग्य था, जिसकी मानसिक क्षमता का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी इंजीनियरिंग की परीक्षा में पूरे भारत में एक अच्छी रैंक थी, अच्छा कर रहा था, अच्छा उसका अपना जीवन था, सफल था। परंतु ऐसा क्या हो गया कि इस प्रकार की असामयिक मृत्यु का सामना करना पड़ा। तो आज के सामाजिक परिवेश में ऐसा क्या है जिसकी ओर हम देखते तो हैं, चिंतित तो होते हैं, परंतु उसको हम कुछ सामाजिक संगठनों के भरोसे छोड़ करके ये मान लेते हैं कि इस पर चर्चा करना ही पर्याप्त है और इसके लिए परिवार उत्तरदायी है या विद्यालय उत्तरदायी है या फिर उनके जो आसपास के वातावरण उत्तरदायी है, हमसे कोई मतलब नहीं। एक समाज के रूप में हम इस पर कुछ अधिक आगे बढ़ करके इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न शायद उतनी गंभीरता से नहीं करते, जितनी गंभीरता से किया जाना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम बड़ा सुंदर विचार है और भारत की बड़ी प्रतिष्ठा है इस विचार के कारण। परंतु थोड़ा-सा विचार करके देखें कि आज कुटुंब की क्या स्थिति है? क्या वही कुटुंब जो आज के समय में हमें समाज में परिलक्षित होता दिखाई दे रहा है, इसी कुटुंब को हम विस्तारित करके पूरे विश्व में ले जाना चाहते हैं? या कुटुंब की परिभाषा इससे कुछ अधिक है जो हम आज के आधुनिक दौर में समझ रहे हैं? आज के समय में यदि देखा जाए तो मात्र कुछ लोगों का समूह जो लगता है भौतिक सुविधाओं के कारण या फिर कुछ सामाजिक बंधनों के कारण एक साथ रह रहा है। शायद उसी को हमने अपना परिवार समझ लिया है। परंतु जब जीवन में कठिन दौर आता है, तो ये जो समूह में रह रहे लोग हैं, ये एक दूसरे को पूरी तरह सपोर्ट करने में कहीं न कहीं अक्षम दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं लगता कि वो हमें अपने जीवन के जो विभिन्न पड़ाव हैं, उसमें पूरा सपोर्ट करने की स्थिति में हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम देखें, लॉकडाउन के दौरान घरों के अंदर महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों में लगभग 100% की बढ़ोतरी हुई है और यह केवल भारत का नहीं है, पूरे विश्व में बड़े-बड़े जिनको हम विकसित देश कहते हैं, वहाँ पर भी ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, महिलाओं के प्रति हिंसा का। तो क्या ऐसे ही परिवार की कल्पना करके हम कहते हैं कि इसका विस्तार विश्व स्तर तक कर दिया जाए, तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? शायद नहीं। परिवार की संकल्पना है कि जब कुछ व्यक्ति जो आवश्यक नहीं है कि वो रक्त के संबंधी हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, लेकिन जब हम परिवार कहते हैं, कुटुंब कहते हैं, तो उनके प्रति आत्मीयता, उनके प्रति लगाव, उनके प्रति केयरिंग, शेयरिंग और नर्चरिंग का जो भाव है, अगर ये होता है, तभी हम कहते हैं कि उसको हम कुटुंब कह सकते हैं। और वो कुटुंब कभी-कभी विचार परिवार में अधिक भाव पाया जाता है, उन परिवारों के तुलना में जिनको हम रक्त के संबंधियों का परिवार कहते हैं। और शायद यही कारण है कि आज छोटे-छोटे बच्चों को क्रेच में छोड़ना पड़ता है, बूढ़े माता-पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ना पड़ता है। यदि कोई परिवार में रोगी हो गया, किसी को अस्पताल की आवश्यकता है, तो कई बार उसके साथ रहने वाले परिवार के लोग ढूँढे नहीं मिलते हैं। कई बार कोरोना काल में तो ये देखा गया है कि अंतिम संस्कार के लिए भी कुटुंब के लोगों को आने में दिक्कत हो रही है, समाज के अन्य लोगों के द्वारा अंतिम संस्कार हो रहा है। इसका अर्थ केवल यही समझा जा सकता है कि कहीं न कहीं कुटुंब की जो संरचना है, जो कुटुंब का सॉफ्टवेयर है, उसमें कहीं कोई न कोई वायरस आ गया है। हम विभिन्न सामाजिक संगठनों को देखते हैं, तो वो हमारे जिसको कहते हैं हार्डवेयर, उसकी चिंता करते हैं। हमें भोजन मिल रहा है कि नहीं, हमें पानी मिल रहा है कि नहीं, हमें नौकरी मिल रही है कि नहीं, हमारी शिक्षा मिल रही है कि नहीं,
बाकी बहुत सारी चीजों की चिंता की जाती है, परंतु उन सब चीजों के साथ साथ एक जो हमारे अंतःकरण का जो सॉफ्टवेयर है, जो हमारे विचार हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारा चित्त है, जो हमारा मन है, वो किस स्थिति में है, शायद इसकी तरफ न लोगों का ध्यान जा रहा है, न लोग उसकी चिंता कर पा रहे हैं। आज का विषय यही है कि कैसे हम बाहर की समस्त विकास की सुविधाओं के प्रति अपनी गंभीरता रखते हुए अंतःकरण की भी जो स्थिति है उसके बारे में भी सोचें। अभी NFHS 4 का जब डेटा रिलीज हुआ था तो उसमें जब डिसेमिनेशन की वर्कशॉप हो रही थी उसमें भी यही कहा गया कि समस्या ये नहीं है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, पर समस्या ये है कि उन संसाधनों का सदुपयोग करने की मानसिकता और व्यवहार की कमी कहीं अधिक है। और यही चीज हमें दिखाई पड़ रही है परिवार के अंदर भी। परिवार में आज लगता है कि भौतिक संसाधन जुटाने वाले लोग अधिक हो गए हैं, परंतु उन भौतिक संसाधनों का सदुपयोग करके जीवन में किस प्रकार खुशहाली लाएं, किस प्रकार शांति लाएं, किस प्रकार आपस में आत्मीयता बढ़ाएं, उस सोच की नितांत कमी हो गई है। उस सोच के बारे में क्या करें, कैसे वो सोच विकसित हो। विद्यालय कहता है कि बच्चों का ये संस्कार देने का काम, संस्कृति देने का काम उनके माता पिता परिवार का है। माता पिता परिवार ये समझ लेते हैं कि ये सारी बातें उनको स्कूल में सिखाई जाएंगी, और इस तरह से समाज कहीं सामने ही नहीं आ रहा है कि हमारे आस पड़ोस, हमारे विस्तारित परिवार, हमारे दादा दादी, नाना नानी, पड़ोसी, रिश्तेदार, उनकी क्या भूमिका है, उनकी क्या अहमियत है, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। अगर ये कहा जाए कि व्यष्टि से समष्टि की यात्रा में बीच में जो पड़ाव एक समाज का आता है, उसकी मूलभूत इकाई व्यक्ति ना होकर के कहीं ना कहीं, यदि आप गंभीरता से देखें तो परिवार है। राष्ट्र की मूलभूत इकाई परिवार है। जैसे इस शरीर की मूलभूत इकाई कोशिका है। यदि आपको शरीर के स्तर पर कोई परिवर्तन करना है तो आपको आपकी कोशिकाओं में होने वाली सभी तमाम गतिविधियों को कंट्रोल करना पड़ता है। इसी प्रकार से यदि आप राष्ट्र को गौरवशाली बनाना चाहते हैं, राष्ट्र को आप विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, राष्ट्र के चरित्र को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको परिवार के संरचना पर ध्यान देना होगा। परिवार के चरित्र, परिवार का गौरव, परिवार का सामर्थ्य और परिवार की समर्थता, इसी से राष्ट्र गौरवशाली भी हो सकता है, समर्थ भी हो सकता है और सशक्त भी हो सकता है। तो बेसिक इकाई व्यक्ति के विकास से ऊपर उठा करके परिवार के विकास की ओर जानी चाहिए, क्योंकि कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं कि क्या व्यक्ति का विकास करेंगे तो परिवार का विकास नहीं होगा। सोच करके देखिए, जिस समय हम एक मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, उस घर का पहले नक्शा बनाते हैं और उस नक्शे के अनुरूप अलग अलग चीजों को अलग अलग जगह पर व्यवस्थित करते हैं। किसी ईंट को हम नीचे नींव में लगा देते हैं, किसी ईंट को हम ऊपर कंगूरे पर लगा देते हैं। अर्थात व्यक्ति परिवार के अंदर उस ईंट की तरह है। परिवार की जो सोच है, परिवार का जो दर्शन है, जो परिवार का लक्ष्य है, जो परिवार की संस्कृति है, उसके अनुरूप किस व्यक्ति में क्या सामर्थ्य है, क्या योग्यता है, क्या कार्य करना है, किस प्रकार परिवार को समाज के लिए उपयोगी बनाना है, यह उस परिवार की संस्कृति के आधार पर हर व्यक्ति को अपने अपने जीवन में अपनी अपनी भूमिका तय करनी होगी। व्यक्ति अकेला अपने लिए अपने जीवन के उद्देश्य को निर्धारित नहीं कर सकता। मुझे याद आता है, हम लोगों के एक प्रोफेसर हुआ करते थे। उनका अमेरिका में आज से करीब 40 वर्ष पहले
सिलेक्शन हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, पीडीएफ के लिए गए थे। परंतु यहाँ पर उनके जो माता पिता थे, उनका अपना पारिवारिक व्यवसाय था और पारिवारिक व्यवसाय होने के कारण उनके माता पिता ने आग्रह किया कि नहीं, तुमको लौट करके वापस आना है। थोड़ी सी उनको चिंता हुई कि इतनी अच्छी नौकरी आज से 40 साल पहले जो वहां पर धन मिलता था, वो आज की तुलना में बहुत अधिक था। तो कैसे क्या करेंगे, भारत में आकर के नौकरी का क्या होगा? परंतु नहीं, वो वहां से लौटे और फिर जब हमने उनसे उनके रिटायरमेंट के समय पूछा कि क्या आपको लगता है कि आपका वो निर्णय गलत था, आपको वहीं रुक जाना चाहिए, तो उन्होंने बिल्कुल बिना किसी झिझक के कहा कि नहीं, मेरा वो निर्णय बिल्कुल सही था। आज मैं संतुष्ट हूँ, आज मैं अपने माता-पिता के अंतिम समय तक उनकी सेवा कर पाया, उनके साथ रह पाया, उनको वो खुशी दे पाया जो शायद बाहर रह करके मैं बिल्कुल नहीं दे सकता था और मेरे मन की अशांति भी उसी तरह बनी रहती। ऐसे भी किस्से सुनाई पड़ते हैं कि लोग एक अपार्टमेंट में अपने माता-पिता को रख करके सालों उनसे बात भी नहीं किए और जब लौट करके आए तो पता चला माता का कंकाल उस अपार्टमेंट में मिलता है। ये कौन-सा परिवार है? ये भारत के अंदर हो रही घटनाएँ क्या हमें विचलित नहीं करती? अगर करती हैं, तो हमें इनका समाधान ढूँढना होगा। सभी कहते हैं कि विश्व आधुनिक हो रहा है। भारत क्या पुरानी परंपरा को लेकर के उसी परिवार, उसी घर-बार में उलझा रहेगा? हमारे यहाँ नई तकनीक, नई ऊँचाइयाँ, विश्व को नए स्तर पर ले जाना, इसकी तरफ की सोच क्या नहीं आनी चाहिए? वैज्ञानिकता और आधुनिकता, इनको सबको क्या जीवन में नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। स्त्रियों और पुरुषों दोनों को पूरा अधिकार है कि वो अपने जीवन में कहाँ जाना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, इसका वो निर्णय लें। परंतु यदि हम देखें कि मनुष्य किस प्रकार से विशिष्ट है, तो मनुष्य इस प्रकार से विशिष्ट है कि वो अपने से पहले अपने आसपास के लोगों की चिंता करता है। अपने आसपास के लोगों के बारे में वो सोचता है कि उनके जीवन में उसकी क्या अहमियत है, क्या भूमिका है और किस प्रकार उसके किए जाने वाले कार्यों से वो सभी प्रभावित होंगे और उसके आधार पर वो निर्णय करता है। वह केवल अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के आधार पर निर्णय नहीं करता। आज के समय में अधिकांश शहरों में महिलाएं, पति पत्नी दोनों ही सर्विस पर चले जा रहे हैं। परिवार एकल हो गए हैं, घर में माता-पिता नहीं है। अब नवजात शिशु घर में जन्म लेता है। उस नवजात शिशु को आप अपनी सारी भौतिक संपदा सौंपने के लिए उसको उसका वारिस समझते हैं, उसका उत्तराधिकारी समझते हैं। परंतु आपकी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो आपकी पारिवारिक लीगेसी है, जो आपके परिवार का कल्चर है, यह उसको सौंपने के लिए किसने दायित्व लिया है, इसके बारे में भी सोचना होगा। यदि माता-पिता दोनों सर्विस करने के लिए बाहर जाते हैं, तो नवजात शिशु को संस्कार देने का कार्य किसका होगा, इस पर उन्हें विचार करना होगा। ये हम नहीं कह सकते कि माता को नौकरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विश्व बदल चुका है। लोगों की महत्वाकांक्षाएं या आवश्यकताएं बदल चुकी हैं। करना होगा, परंतु फिर भी बच्चे को संस्कार मिलना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। उसकी अपनी संस्कृति, अपने ज्ञान पर अधिकार है, जिससे हम उसे वंचित कर रहे हैं। और शायद यही कारण है कि आज हमारे बच्चे, विद्यार्थी और बहुत सारे लोग अपने जीवन में थोड़ी-सी भी कठिन या दुरूह परिस्थिति के आने पर उसके साथ संघर्ष नहीं कर पाते हैं, हार मान लेते हैं, यहाँ तक कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो यदि माता सर्विस करती है, पिता भी सर्विस करता है, तो दोनों ये निर्णय करें कि उस बच्चे की संस्कृति की व्यवस्था कैसे होनी है। और यदि ऐसा वो नहीं कर पा रहे हैं, तो समाज के रूप में हमारा दायित्व क्या बनता है? हम ये सोच करके, ये कह करके सिर्फ छोड़ नहीं सकते कि एकल परिवार है, माता-पिता दोनों नौकरी करते हैं, तो ठीक है, वो बच्चे को क्रेच में छोड़ दें।
अब क्रेश के अंदर छोड़ करके क्रेश का जो पेमेंट होता है वो वहां पर बच्चे के समय बिताने के लिए होता है कि ये न केन प्रकारेण बच्चा किसी तरह से खुश रहे और वो 2 घंटे 4 घंटे वहां पर अपना समय व्यतीत करे। क्रेश का समय संस्कार देने के लिए निर्धारित नहीं है और ना ही उनकी जो एग्रीमेंट होता है माता पिता के साथ वो इस संस्कार के लिए होता है। इसके साथ साथ घर में यदि दादा दादी नाना नानी नहीं है या है भी और वो असमर्थ है, रोगग्रस्त है, वृद्ध है, ऐसी व्यवस्था में हम कैसे उन बच्चों तक संस्कार की जो हमारी संस्कृति की जो बहती हुई प्रवाह की धारा है कैसे पहुंचाएं। इसलिए हमें लगता है कि यहाँ पर सामाजिक उद्यमिता का विचार मन में आता है। जैसे हम बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करने में कई बार हम देखते हैं कि स्लम में जाकर के लोग उन बच्चों को पढ़ाने का प्रयत्न करते हैं जिनके पास शिक्षा नहीं है, तो वो शिक्षा उनको कौशल विकास करते हैं, उसको हम कौशल विकास ही कहेंगे, लिटरेसी देना। या फिर यदि कहीं पर स्वास्थ्य की समस्या है तो उन लोगों के लिए स्वास्थ्य देने के लिए अस्पताल या ऐसी जगहों से अनुबंध करते हैं, ठीक है। परंतु क्या आज हमें नहीं लगता कि परिवार के कल्याण के लिए एक कुटुंब कल्याण के केंद्र का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कुटुंब कल्याण केंद्र क्या है? जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी जो मनुष्य के स्वास्थ्य को डिफाइन किया है, उसके चारों आयाम जब अच्छी तरह चलते हैं तब हम कहते हैं कि वो स्वस्थ है। उसका भौतिक आयाम, शारीरिक आयाम जिसे कहते हैं, उसके साथ मानसिक आयाम, सामाजिक आयाम और फिर उसके साथ आध्यात्मिक आयाम। कई जगह आध्यात्मिक आयाम अपने अपने स्तर पर समाज में चलते रहते हैं। आजकल फिजिकल वेलबींग और मेंटल वेलबींग के बारे में भी बड़ी चर्चा होती है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की भी चर्चा होती है, परंतु फैमिली काउंसलिंग की क्या व्यवस्था है? हम आज उस तरफ, उस मोड़ पर खड़े हैं जहां पर हमें लगता है कि परिवार सुरक्षित रहना चाहिए। यदि परिवार सुरक्षित है तो हमारे यहाँ व्यक्ति भी सुरक्षित रहेगा और हमारा राष्ट्र भी सुरक्षित रहेगा। यदि परिवार और कुटुंब का कल्याण नहीं होगा तो न व्यक्ति सुरक्षित रह पाएगा, न राष्ट्र सुरक्षित रह पाएगा। आज फैमिली कोर्ट के अंदर देखिए, पारिवारिक विवादों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है। घर में कोई भी संबंध ऐसा नहीं रह गया जिस संबंध को हम कहें कि इस संबंध के प्रति हमारी विश्वसनीयता पूरी 100% है। तो इस समय आज उद्यमिता करने के लिए, जब भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम विचार कर रहे हैं, तो ये सोचने का सबसे उपयुक्त समय है कि हमारे आसपास आवश्यकता किसकी है। हमारे आसपास आवश्यकता है हमारी सामाजिक सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप जो आवश्यकताएं हैं उनको हम अपनी धरती पर अपने आसपास पूरा कर सके और इसके साथ साथ अपने सामाजिक और जो पारिवारिक ताने बाने को है उसको मजबूत करें। तो अब हम इस 4C के फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ने का प्रयत्न कर सकते हैं। ये 4C है। पहला C कॉन्शियसनेस, यानी हम अपने आसपास के बारे में जागरूक हों। क्या हमें पता है कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारे परिवार के विभिन्न सदस्यों के मन में क्या हो रहा है? क्या वो अपने आप को शांत, अपने आप को सुखी, अपने आप को सुरक्षित अनुभव करते हैं? इसके बारे में हमारी जागरूकता हो। अब यदि हमारी जागरूकता में आता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, लोग परिवार के हों या पड़ोस के हों असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, विशेष करके इस कोरोना काल में हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे का हालचाल लेने के लिए उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल पा रहे हैं, सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं। ऐसे में क्या उनके अंदर किसी प्रकार का मानसिक तनाव, दबाव, कोई समस्या, ये सब तो नहीं है? तो इसकी हमें चिंता करनी होगी, इसके प्रति जागरूक रहना होगा। दूसरा C आता है कंसर्न, या हम उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनकी वेलबींग को लेकर के चिंतित हैं।
कई बार ये देखा गया है कि ऊपर से जो दिखता है, कई बार सत्यता उससे भिन्न होती है। जैसा कोरोना के समय बहुत सारे मजदूर प्रवासी मजदूर बहुत दूर-दूर से लौट करके अपने-अपने घरों में गए। बहुत सारी सरकारों ने उनकी व्यवस्था की, उनकी चिंता भी की। उनके जीवन यापन की क्या व्यवस्था होगी उसकी भी चिंता की, उनको कुछ राहत सामग्री भी पहुँचाई। परंतु इसी दौर में एक मध्य वर्ग भी था। जैसे वो छोटे-छोटे डॉक्टर जो छोटी-छोटी क्लिनिक में बैठते थे या छोटे-छोटे व्यापारी या बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉयड हमारे युवा वर्ग जिन्होंने अपनी नियमित आय के आधार पर बहुत सारी ईएमआई वाले कर्ज भी ले लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए, मकान के लिए, परंतु 4-4 5-5 महीने यदि लगातार उनकी नियमित आय बंद हो गई, तो उनके ऊपर क्या बीत रही है? और क्या बीत रही है, इसका परिणाम हमें अखबारों में, टेलीविज़न में दिखाई पड़ता है। परिवार के परिवार कई-कई जगह इसमें आत्महत्या तक कर ले रहे हैं। तो उनके अपने आस-पास के लोगों के बारे में क्या हम जागरूक हैं? क्या हम चिंतित हैं कि उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? उनके परिवार की व्यवस्था के लिए क्या कर सकते हैं? और यदि चिंतित हैं, तो फिर दूसरी आगे हम बढ़ते हैं कमिटमेंट की ओर। क्या हम सचमुच पूरी निष्ठा के साथ उनको राहत पहुँचाना चाहते हैं? हमारी निष्ठा है उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति, उनकी वेल बीइंग के प्रति, उनके कल्याण के प्रति। और यदि निष्ठा है, तो अगला प्रश्न आता है कि ठीक है, हम जागरूक भी हैं, हम निष्ठावान भी हैं, हम चिंतित भी हैं, परंतु क्या हमारी कैपेबिलिटी है? क्या हम सक्षम हैं उनकी मदद करने के लिए? और यदि हम सक्षम नहीं हैं, तो हमें किस प्रकार से अपने आप को सक्षम बनाना है, जिससे हम अपने आस-पास के लोगों को, अपने परिवार को, आस-पड़ोस को, रिश्तेदारों को, सबको किसी न किसी रूप में कुछ राहत पहुँचा सकें, कुछ उनकी सहायता कर सकें। और यहीं से ये शुरू होता है कि सामाजिक उद्यमिता के बिना ये कार्य संभव नहीं है। उद्यमिता का अर्थ केवल राष्ट्र के आर्थिक विकास या औद्योगिक विकास से अगर हम लेंगे तो बात पूरी नहीं बनेगी। राष्ट्र का विकास का अर्थ है कि हम अपने परिवार और व्यक्ति सबकी चिंता करें और सबके साथ मिलकर के अपनी जो सामाजिक जिम्मेदारी है, जैसे एक कॉर्पोरेट सेक्टर में एक कॉन्सेप्ट है सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी प्रकार से हमें जनमानस में फैमिली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द डालना पड़ेगा। हम अपने बच्चे को अपने जो परिवार की धन संपत्ति है, उसके साथ-साथ उस समाज को भी देते हैं, जिस समाज को हम बनाते हैं, आप बनाते हैं, हमारे आसपास के लोग बनाते हैं, उनके विचार बनाते हैं। तो ये फैमिली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबका दायित्व है। और यदि हम देखें कि हमारे आसपास के बहुत सारे संगठन, उदाहरण के तौर पर स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत संगठन भी इस पर प्रयास कर रहा है, बहुत सारे संगठन प्रयास कर रहे हैं, परंतु कई जगह पर वो एक अम्ब्रेला के रूप में प्रयास करते हैं, यानी वो पूरी समृद्धि और पूरे राष्ट्र गौरव की बात करते हैं। परंतु कभी-कभी देखा गया है कि जब मर्ज कोई विशेष हो, तो दवाई भी विशेष होनी पड़ती है। जैसे यदि किडनी का कोई पेशेंट है, तो उसकी डाइट बैलेंस्ड डाइट नहीं हो सकती। उसको उस किडनी के रोग को देखते हुए उसकी विशेष खान-पान की व्यवस्था करनी होगी। तो अर्थ ये है कि अगर समस्या पारिवारिक है, समस्या यदि लोगों के विचार में है, समस्या है संस्कृति के साथ जो लोगों का तारतम्य टूटा हुआ है, उस तारतम्य को फिर से बनाने के लिए वो पूरे जो अम्ब्रेला वाले संगठन है, शायद वो निचले स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो दिशा दे सकते हैं, प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, परंतु क्या हम समाज के लोग जो इस विषय की गंभीरता को समझ रहे हैं, एक साथ में आकर के इस सामाजिक उद्यमिता के विचार को आगे बढ़ा सकते हैं क्या? अब आप कहेंगे कि ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे?
किन लोगों के साथ हम इस कार्य को आगे बढ़ाएं। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई थी कि जो मेन स्ट्रीम है, विशेष करके शहरों में, उसमें जो वर्क फोर्स में लेबर में महिलाएं हैं, उनका प्रतिशत कम हो रहा है। उसी के साथ एक और सूचना है कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बढ़ रहा है। और इसके साथ आप लोगों का एक और अनुभव होगा कि हमारे विश्वविद्यालय और हमारे जितने भी शैक्षिक परीक्षाएं हैं, उनके जब रिजल्ट आते हैं तो उसमें हमारी महिलाएं हमेशा अव्वल नंबर पर होती हैं, हमारी बच्चियां टॉप पोजीशंस पर होती हैं। तो ये टॉपर्स जो लड़कियां हैं, जो जिनकी संख्या लड़कों से अधिक होती है, वो वर्क फोर्स में न आकर के कहां समाज में गायब हो जाती हैं, इसके बारे में थोड़ी चिंता करिए। तो यदि वो लड़कियां या महिलाएं फुल टाइम मदर के रूप में कार्य करती हैं, या घर में रहती हैं, या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में रहती हैं, तो उनका ज्ञान कम नहीं हो जाता, उनके पास ज्ञान की थाती है। और घर में रह करके उनको परिवार के संस्कार, परिवार के मूल्य, परिवार की आवश्यकताएं भी पता है। तो क्या उन जो अनयूटिलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्स है हमारे पास, इतनी समझदार, पढ़ी लिखी होने वाली, और बिना पढ़ी लिखी भी, यदि उस स्तर पर नहीं पढ़ी लिखी है तो भी सांस्कृतिक रूप से बुद्धिमत्ता में हमारे यहाँ भारत की स्त्रियों में कहीं कोई कमी नहीं है। तो वो जो इतना बड़ा रिसोर्स पूल है, जो हमारी संस्कृति के संवाहक हैं, उनको यूटिलाइज करके, उनको संगठित करके, क्या जैसे स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं आर्थिक गतिविधियों के लिए, उसी प्रकार से सामाजिक पारिवारिक संरचना को सुदृढ़ करने के लिए उनके समूह छोटे छोटे स्थानों पर, छोटी छोटी संख्याओं में बनाए जा सकते हैं। ये सोचने का विषय है। और यदि हम थोड़ा सा भी सोचेंगे तो हम लोगों के आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपने कार्य में चले गए हैं, कुछ बाहर चले गए हैं, घर में माता पिता हैं, उनके पास समय बिताने के लिए उपयुक्त लगता है कि नहीं साधन है, कैसे समय काटें। तो इन सभी लोगों को, ये हमारी संस्कृति के संवाहक हैं, इनको बुलाएं, एकत्र करें, विचार विमर्श करें और उनसे कहें कि ये भारत के जो बच्चे हैं, उनमें से वो केवल 2 बच्चे जिनको आपने जन्म दिया वही नहीं है। आपके आस पड़ोस, रिश्तेदार, नातेदार, जितने भी आपसे संबंधित लोग हैं, उन सबके बच्चे आपके दायित्व में आ सकते हैं, आपकी आत्मीयता के अधिकारी हो सकते हैं। आखिर हमारा कान्हा जब पूरे गोकुल का दुलारा हो सकता है, जहां पे हर ग्वालिन उनका इंतजार करती है, अपने घर के दरवाजे खुले छोड़ देती है कि वो उनके माखन को खा ले, और खाने के बाद प्यार भरा उलाहना भी देती है। तो क्या ऐसी व्यवस्था हम पुनः स्थापित नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। हमारे डीएनए में है, हमारी संस्कृति में है, और संस्कृति की संवाहक हमारी महिलाएं हैं। हमारी महिलाओं को ये बहुत बड़ा दायित्व है, आगे आकर के लेना होगा। पीछे चुनौती से हटने से काम नहीं चलेगा। आप यदि चाहें तो घर में 2 पिता की तरह रह सकती हैं, परंतु माता का स्थान जो घर में है, वो तो स्त्री को ही लेना होगा। स्त्री को अपने दायित्व से विमुख होता देख करके भारत कैसे गौरव के स्थान पर पहुंचेगा? भारत गौरव करता है अपनी नारी पर, भारत गौरव करता है अपनी मातृ शक्ति पर, भारत सुदृढ़ होता है उस मातृ शक्ति के आंचल में पल बढ़ करके। आज हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं उस माँ के आंचल की, उस माँ की प्यार की, उसकी प्रथम प्राथमिकता बनने की अभिलाषा है, आकांक्षा है। हम ये अवश्य कहेंगे हमारी बच्चियां पढ़ें, लिखें, सब कुछ करें, परंतु ईश्वर प्रकृति प्रदत्त जो मातृत्व है, वो किसी समाज की देन नहीं है, वो ईश्वर की देन है। जैसे पशु पक्षियों में भी देखिए, अपने बच्चे के लालन पालन पोषण करने का पूरा जो उसके अंदर
कौशल देने का कार्य है वो माता के जिम्मे है। एक बाज का पक्षी अपने बच्चे को जब जन्म देता है तो उसकी जो माता होती है वो कितने 10-12 किलोमीटर दूर पृथ्वी के ऊपर ले जा करके उसको छोड़ करके उसके साथ साथ उड़ते हुए उसको प्रशिक्षण देती है कि कैसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करो, कैसे अपने पंखों पर उड़ना सीखो। परंतु हम भारत की माताएं क्या अपने उस दायित्व को किसी क्रैश पर, किसी आया पर, किसी व्यवसायी के ऊपर उनका आधार लेकर के छोड़ देंगे? कैसे किस समृद्ध पीढ़ी का हम निर्माण कर पाएंगे? तो यदि हमें समाज का सहयोग मिलता है, हमें हमारे परिवार का सहयोग मिलता है, हमें अपनी मातृत्व शक्ति पर गर्व होता है, हम अपने प्रति जागरूक होते हैं, तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सबसे पहले जिसकी आवश्यकता है वो है आत्म संस्कृति, आत्मविश्वास और भारत का ज्ञान, भारत की परंपरा, उस पर गौरव करना सिखाएं। अपनी पूर्वजों की कहानियां सुनाएं, उनके अंतःकरण, उनके चरित्र को मजबूत करें। अभी कुछ दिन पहले ईश्वर की कृपा से हम लोगों को भारत में भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन देखने का अवसर मिला। 500 वर्ष के बाद ये सुनहरा अवसर आया। तो क्या राम मंदिर से ही हमारी पूरी संकल्पना चरितार्थ हो गई? नहीं। अब राम मंदिर से हमें प्रेरणा लेकर के उस राम राज्य में बसने वाले जो नागरिक हैं उनको बनाने की जिम्मेदारी हमारी मातृशक्ति, हमारी परिवार की, हमारे समाज की है। तो समाज में ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं कि हमारी माताओं बहनों को अपने इस दायित्व के निर्वहन के लिए एक उपयुक्त वातावरण मिल सके, उनको एक अच्छा सा सपोर्ट सिस्टम डेवलप करके दें, समाज में भी दें और परिवार में भी दें, और उनकी गरिमा, उनके कार्य, उनके दायित्व के प्रति अपनी हमेशा संवेदनशीलता के साथ उनके महत्व को यदि आप बताएंगे, समझाएंगे, करेंगे, तो मातृशक्ति कभी भी त्याग और बलिदान से पीछे नहीं रहती। हमारे यहाँ स्त्रियों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो चुने किसे। एक वेस्टर्न एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट जो आ गया कि यदि आप बाहर से धन कमा करके लाते हैं तभी आप उपयोगी हैं, यदि आप बाहर से धन कमा करके नहीं ला रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी कोई उपादेयता नहीं है। हम सभी जानते हैं, कई बार विभिन्न सर्वेक्षणों में देखा गया है कि स्त्रियां पुरुषों के मुकाबले 3 से 4 गुना काम करती हैं, उनसे कम वेतन भी पाती हैं कई जगहों पर, परंतु फिर भी कहा जाता है कि जीडीपी में उनका कोई हिस्सा नहीं है। जीडीपी में भारत के विकास में या किसी देश के विकास में उनकी क्या योगदान है? क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसके मापदंड बनाए गए हैं उसमें भारत के अनुसार जो स्त्री का योगदान है उसको कहीं भी आकलित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये भी एक सरकारी एजेंसी का ही एक सर्वेक्षण रिपोर्ट है कि यदि महिलाओं के द्वारा किए गए कार्य को शामिल कर लिया जाए तो भारत की जीडीपी 11 से 12% ऊपर तक पहुंच सकती है। तो हमारे यहाँ यदि सुखी परिवार होंगे, समृद्ध परिवार होंगे, शांत परिवार होंगे, तो हमारे यहाँ वृद्धाश्रम घटेंगे, अस्पताल में मरीजों की संख्या घटेगी, कोर्ट में केसेस घटेंगे, बहुत सारे वाद विवाद, थाना कचहरी पुलिस, इनमें सब में जो हमारे संसाधन, जो हमारा धन, जो हमारी ऊर्जा लगती है वो सब बचेगा और वो सब भी हमारे भारत को एक समृद्ध राष्ट्र बनाने की तरफ ले जाएगा। तो न केवल इस संस्कार से, इस कुटुंब कल्याण केंद्र के माध्यम से हम परिवारों को सुदृढ़ कर सकते हैं, बल्कि हम भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम जनरेट कर सकते हैं, जहां पर आत्मनिर्भर भारत के सकारात्मक प्रयासों के लिए सरकार को और समाज को और परिवार को अधिक समय मिले, उसका समय उन निगेटिविटी में दूर करने में न जाए जो कि हमारे माइंडसेट, हमारे विचारों, हमारे एटीट्यूड के कारण होती है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को आज यहीं पर विराम देंगे
कि हम सभी अपने आस-पास के क्षेत्रों के लिए सोचें, देखें, छोटे-छोटे समूहों में लोगों के आस-पास के परिवार को उसको सहायता ना कहें, उसके परिवार को एक परिवार का समूह बनाएँ छोटा-छोटा और सामाजिक उद्यमिता के हिसाब से, यानी एक टारगेट तय करें कि हम कितने परिवारों के साथ काम करेंगे। हमारे यहाँ के जो रिसोर्स है, हमारी बच्चियाँ, हमारी लड़कियाँ, हमारे बुजुर्ग, हमारे परिवार के लोग, ये लोग भी आकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं, उनका ओरिएंटेशन किया जा सकता है और उसके बाद वो कुछ परिवारों को जैसे गोद लेने की बात होती है, ऐसे परिवारों को वो अपने संरक्षण में लें और उनके पूरा योगक्षेमम वहाँ में हम पूरी उस परिवार की कुशलता की दायित्व को, कल्याण की ज़िम्मेदारी को अपने ऊपर धारण करें। इसी शुभकामना के साथ, इस शुभेच्छा के साथ कि हम भारत की मातृशक्ति अपने दायित्व का निर्वहन करने में सफल हो, भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाएँ, जहाँ की युवा पीढ़ी हम स्त्री और पुरुष के सशक्तिकरण की बात नहीं करते, यहाँ पर मानव मात्र सशक्त हो, जिसके सशक्त चरित्र हो, सशक्त मूल्य हो और सुदृढ़ व्यवस्था में करने की उसकी शक्ति अकाट्य हो और अद्भुत उसका जो कार्य है, ये कौशल है, ये ऐसे लोगों के माध्यम से हमें निकट भविष्य में दिखाई पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आज पुनः श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आप सभी को शुभकामना देते हुए सभी का इस सामाजिक उद्यमिता के प्रति आह्वान करना चाहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। दीदी, आपका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। आपने बहुत अद्भुत व्याख्यान दिया। विष्णु शंकर जी ने लिखा है, महिला सम्मान हमारे यहाँ हमेशा से था, हमने उनको देवी का स्थान दिया, पश्चिमी देश में उनको भोग की वस्तु माना। बहुत सही बात है। डॉक्टर विक्रमदेव लिखते हैं, महिला उद्यमिता द्वारा भारत दुनिया का सबसे बड़ी शक्ति लंबे समय तक था और अभी भी बन सकता है। ऐसा है, आपने जो व्याख्यान दिया उसमें कहीं ना कहीं जिक्र किया इन चीजों का और काफी सारे लोगों का कमेंट है, बहुत अच्छा कमेंट है। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के 44वें पुष्प में दीदी का बहुत ही सुंदर व्याख्यान मिला, अद्भुत व्याख्यान था आपका और कहीं ना कहीं ये हमारे मन पे और हम सभी के मन पे जो भी इस कार्यक्रम में जुड़े होंगे एक छाप पड़ी हुई बहुत अच्छी। आपने आत्म संस्कृति, आत्मविश्वास की बात कही दीदी ने, तो चरित्र निर्माण जब तक नहीं होगा तब तक भारत का विकास और भारत आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। और जहाँ तक की बात करें तो मतलब भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चरित्र निर्माण पहली कुंजी है। अगर चरित्र निर्माण नहीं होगा तो फिर भारत आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है। दीदी, बहुत स्वागत और आभार कि आपने कहीं ना कहीं आपके पास बहुत कम समय रहता है और आप स्वागत और आभार, धन्यवाद। और कार्यक्रम में जो भी जुड़े हैं, किसी न किसी माध्यम से देख रहे होंगे कार्यक्रम को, आप सभी का भी स्वागत और आभार। कार्यक्रम में डॉक्टर जयप्रकाश दुबे जी जुड़े हैं, जो दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के डायरेक्टर हैं और भाई साहब का बड़ा आशीर्वाद मिलता है, प्रतिदिन जुड़ते हैं, प्रतिदिन देखते हैं कितना भी हो। आचार्य डॉक्टर विक्रमदेव जी जुड़े हैं अपने साथ में, विष्णु शंकर जी हैं, संजय शर्मा जी हैं, विशाल कुमार सिंह जी हैं, स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के कार्यकर्ता हैं, मुकेश अग्रवाल जी हैं, अशोक मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत और आभार। देवेंद्र कुमार सिंह धनबाद से जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत और आभार। कुमार विवेक, आपका भी स्वागत और आभार। मनी राज, आपका भी स्वागत। प्रमोद कुमार जी जुड़े बिहार से, परिवार के अंतरकलह की भी एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत सुंदर कि परिवार में जो लड़ाई झगड़ा होता है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। दीदी, आपने जिक्र किया इन चीजों का। मोहित शास्त्री जी, राकेश सिन्हा जी, जितेंद्र कुमार जी, आपका भी स्वागत और आभार। रंजन मिश्रा जी दिल्ली से जुड़े, आपका भी स्वागत और आभार। अंजलि भारद्वाज जी, अपनी कार्यकर्ता है स्वदेशी भारत की, आपका भी स्वागत और आभार। हर्षराज जी वर्धा से जुड़े हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उपाध्यक्ष हैं, आपका भी स्वागत और आभार। विष्णु शंकर जी, आशुतोष जी बिहार से जुड़े हुए हैं, असम से जुड़े हुए हैं, सुनील जी, आपका भी स्वागत और आभार। और भी कई सारे लोग हैं जो भी किसी भी माध्यम से जुड़े होंगे, चाहे वो वॉच पार्टी या किसी भी तरीके से जुड़ेंगे, आप सभी का स्वागत और आभार। इस तरह का व्याख्यान चलता है और कहीं ना कहीं स्टार्टअप की ओर हम लोग जा रहे हैं। तो भारत में कई जगह से स्टार्टअप के काम अब शुरू होने जा रहे हैं और दीदी ने बहुत ही सुंदर व्याख्यान दिया, जो मेरे मन पे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका व्याख्यान। गजराज सिंह जी जुड़े हैं रामजस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से, आपका भी स्वागत और आभार जी। दीदी, एक चीज है, महिला उद्यमिता द्वारा भारत दुनिया का सबसे, थोड़ा सा इसमें बताएं कुछ जी। डॉक्टर विक्रमदेव जी, मैं ये जी, तो जी। है, हमेशा से रहा है। एक ये वाला एक बार कमेंट शो हो रहा है, जो समूह लिखा हुआ है, कमेंट देखिए।
जी। जी, जो समूह ये आर्थिक जो गतिविधियों आचार्य डॉक्टर विक्रम देव जी ने जो लिखा है, जी ये जी बहुत ही गंभीरता से उनके द्वारा लिखा गया है कि जो आर्थिक गतिविधियों हेतु बनाए जाते हैं, कई बार देखिए जो हमारा उद्देश्य होता है किसी संगठन को बढ़ाने का, उसको हमें कोर में रखते हुए उनकी गतिविधियों को संचालित करना होता है। तो जिस हम सामाजिक उद्यमिता की बात कर रहे हैं, उसका कोर ये है कि हम उन माताओं या उन परिवारों के बच्चों और परिवार के जो सदस्य हैं, उनके मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, उनके जीवन के हर पक्ष यानी उनके परिवार के कल्याण के लिए जो कुछ भी आवश्यक है, उसको ध्यान में रखते हुए उस संगठन की बात कर रहे हैं। हम उस आर्थिक विकास के वाले एक पक्ष को लेकर के बात नहीं कर रहे हैं। तो हमें ऐसे जैसे कई बार हमने कहा कि कोई 50 या 55 वर्ष की महिला है, स्त्री है और उसके पास अनुभव है पूरा परिवार को चलाने का, तो वो हमारी फैमिली काउंसलर हो सकती है, वो हमारी फैमिली मैनेजर, उसको आप जैसा नाम देना चाहें समयानुकूल या आधुनिक युग के अनुरूप, आप उसको फैमिली एडवाइजर, फैमिली कंसल्टेंट, फैमिली मैनेजर कुछ भी कहिए, क्योंकि दुनिया में हर व्यवस्था को मैनेज करने के लिए हमारे समाज में साधन उपलब्ध है, परंतु परिवार को मैनेज करने के लिए आज कोई नहीं है। परिवार में पति पत्नी भी बाहर हैं, बच्चे स्कूल गए, घर में और कोई है नहीं, नौकर चाकर आके कुछ काम कर जाते हैं, वो पूरे परिवार को नहीं बनाते हैं। तो हमें फैमिली मैनेजर की तरह से एक कॉन्सेप्ट चाहिए। इसलिए सामाजिक उद्यमिता अपने आप में एक नया संगठन या नए विचार के साथ लोगों के समूह को जोड़ने की बात है। तो आर्थिक उद्देश्यों को लेकर जो कार्य कर रहे हैं संगठन, उनके लोगों में अगर ये विचार है तो वो अलग से उसमें कार्य कर सकते हैं, परंतु उनसे केवल ये कार्य नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे महिलाएँ हैं, उनको आज के समय में कोरोना काल में ये एक अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ कि फ्लेक्सी टाइम का उपयोग जो वर्किंग मदर्स है, वो उसका उपयोग कर सकती है। जैसे टेक्नोलॉजी के उपयोग से माएँ अपने घर को भी, अपने बच्चों को या परिवार के जो वृद्ध सदस्य हैं, माता-पिता हैं, उनकी भी देखभाल करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकती है। तो उनको फ्लेक्सी टाइम या वर्किंग आवर्स में ऐसी भी व्यवस्था की जाए। यानी सामाजिक उद्यमिता का मतलब है कि अगर अगर उनके पास कोई टेक्नोलॉजी की उतनी नॉलेज नहीं है, काम नहीं कर पा रही है, तो उनको वो सिखाया जाए। उनके परिवार में बच्चे हैं, क्रश नहीं है, आस-पास कहीं छोड़ नहीं सकती, स्कूल सब चले जाते हैं, संस्कृत या कहानी या किस्से सुनाने वाला कोई नहीं है, तो अगल-बगल की दादी-नानी उनके बच्चों को भी कहानी सुना सकती हैं, उनको भी संस्कार दे सकती हैं। लेकिन वो संगठित तरीके से और एक उद्देश्यपूर्ण चरणबद्ध हो। ये नहीं कि आज उनके परिवार में गए, कल हम नहीं गए। तो उससे बीच में ब्रेक ना होने पाए। तो सामाजिक उद्यमिता का यही आधार है कि अनयूटिलाइज्ड पोटेंशियल जो विशेष रूप से महिलाओं का है, उनको उपयोग में लाएँ और उद्देश्य यही हो कि संस्कार और संस्कृति का प्रचार-प्रसार, मूल्यों का प्रचार-प्रसार, ये बेस पे होना चाहिए। क्योंकि कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना आप कर लेते हैं, यदि आप अपने परिवार का संभव और सपोर्ट पाते हैं। परंतु अच्छे भले संसाधन होते हुए भी आप टूट जाते हैं, यदि आपको परिवार और अपने लोगों का अपनत्व का सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो सपोर्ट सिस्टम की बात है, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल सपोर्ट। दीदी एक और है श्री जयप्रकाश दुबे जी ने लिखा है। जी, जी। जी, बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच। आपने जो 4C की बात कही, तो हम सबको अपने आस-पास के बारे में कंसर्न रहना है, कॉन्शियस रहना है, कमिटेड रहना है और अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना है। और संगठन इस समय की सबसे बड़ी ताकत है। तो हम 2-4 लोग मिलकर के भी इस कार्य को शुरू कर सकते हैं और ट्रायल बेसिस पे, पायलट बेसिस और फिर अपने अनुभव साझा करके उसको दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं। जी, धन्यवाद। जय प्रकाश। बहुत ही सुंदर। विष्णु शंकर जी ने अभी लिख रहे हैं, प्रोफेसर शीला जी का इतना सुंदर उद्बोधन सुनने का मौका मिला, इसके लिए मुझे अरे ऐसा है क्या आप सभी का आशीर्वाद मिलता तभी ये कार्यक्रम चल रहा है, अदरवाइज ये कार्यक्रम नहीं चलता। ये ऐसा नहीं कि मैं चला रहा हूँ, पूरी टीम लगी हुई है, कहीं ना कहीं हम लोगों से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो इस समय कार्यक्रम देख रहे हैं, आप सभी का ज्यादा सहयोग है। बोलते हैं कि आप सभी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो कार्यक्रम में फिर कोई मतलब नहीं है ना। तो विष्णु जी आपका बहुत बहुत आभार, बड़ा आशीर्वाद मिलता है बड़े भाई का, है ना।
और मतलब हर जगह से अपना चल रहा है। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत और आभार, बहुत ही सुंदर अद्भुत व्याख्यान आपने दिया है और कहीं ना कहीं हम सभी के मन में है और कुछ ना कुछ जरूर बदलने की कोशिश करेंगे। अब बाकी सब लोग कर भी रहे हैं, तो आपके व्याख्यान से और भी लोग एक्टिव हो जाएंगे, ये तो पूरा है। बाकी पूरी टीम को स्वागत और आभार। मनीष जी, चलते चलते ये धन्यवाद जरूर आपका। कहेंगे, एक जरूर बात कहेंगे चलते चलते कि पोस्ट पैंडेमिक में जो न्यू नॉर्मल्स होने वाले हैं उसमें तरह तरह की व्यवस्थाएं बदली हैं, तो उस समय उसकी बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। सामाजिक दूरी के साथ इमोशनल सपोर्ट कैसे दें, इसके बारे में लोगों को सोचना है। बहुत बहुत मनीष जी आपका भी धन्यवाद, आभार। और जिन लोगों ने हमें सुना और हमारे साथ अपने विचारों को साझा किया, उन सभी का बहुत बहुत आभार। और तो देखिए आत्मनिर्भर भारत की आप लोग मिल करके जो पूरी टीम इतना अच्छा सुंदर कार्य कर रही है, उन सभी का हृदय से आभार। और पुनः श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्ते।